We have completed physics part of your science, and now today I am going to start the chemistry part of the science. Till date we have completed 66% of the total syllabus. Now we will learn about the chemistry, and there are some 5 chapters which are included in your chemistry part of the syllabus, and the first chapter is chemical reactions and equations. Prior to study this chapter, you must know what is chemistry. तो chemistry क्या चीज़ है, chemistry में हम क्या पढ़ते हैं, तो आपको सबसे पहले ये कंसेप्ट रहना चाहिए कि हम अगर chemistry पढ़ने जा रहे हैं तो क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो हम बोलते हैं केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of today's lecture number 73, that deals with the study of matter and its composition. जो भी मैटर है और उसकी क्या कंपोजिशन है, उसके बारे में हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि जो एक मैटर है, ठीक है, हम लिखेंगे कि मैटर इन रिलेशन टू देयर कंपोजिशन, या हम मैटर इन इट्स कंपोजिशन बोलेंगे, या बोलेंगे मैटर इन रिलेशन टू इट्स कंपोजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो केमिस्ट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि मैटर की कंपोजिशन क्या है और इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हम उसको भी स्टडी जो है हम केमिस्ट्री में ही करते हैं। तो आपको ये पता होगा कि जो मैटर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो हमारे आसपास कोई भी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब हमारे आसपास यूनिवर्स में जितना भी मैटर है तो वो बोलते हैं कांस्टेंट है, लेकिन एक मैटर दूसरा मैटर जो है में कन्वर्ट होता रहता है। वो कन्वर्ट कैसे होता है उसके बारे में हमें जो है इस केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जो चेंज होती है, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, जो हम देयर आर सो मेनी चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन योर सराउंडिंग्स। तो चेंजेस जो आ रही हैं हमारे आसपास, उनको हम ये बोलते हैं कि वो चेंजेस कैसे आती हैं, हम उनको केमिकल चेंजेस बोलते हैं। एंड दीज केमिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ड्यू टू वन और अदर रीजंस, एंड दीज चेंजेस आर स्टडीड अंडर ए सब्जेक्ट कॉल्ड केमिस्ट्री। तो हमारी केमिस्ट्री में हम जो है 10th क्लास की केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, देखिए दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। नाउ हम आएंगे केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, तो केमिकल रिएक्शंस में आप देखोगे केमिकल चेंज होती है। इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होती है? केमिकल चेंज होती है कि जब रिएक्टेंट्स में कोई भी ब्रेकिंग या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो तो नया प्रोडक्ट बनता है, तो हम उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। उस केमिकल चेंज जब भी एक रिएक्टेंट, इसमें हम ये बोला जाता है कि एक अगर रिएक्टेंट ए है तो वो बाद में कुछ चेंज होके मॉडिफिकेशन होके बी बन जाएगा। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनको जुड़ने के लिए हीट भी अप्लाई हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी लग सकती है, ना भी लग सकती है। तो
हम इसकी अलग अलग कैटेगरी इसके अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास हो रही हैं। लेकिन ब्रॉडली आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट होके प्रोडक्ट्स में बन जाते हैं, जिनकी जो कंपोजिशन है, जिनका नेचर है वो चेंज हो जाता है। तो जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो हमारे पास क्या क्या चेंज होगा? हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, चेंज इन ऑर्डर हो सकता है, इसके बाद चेंज इन कलर हो सकता है, उसके बाद चेंज इन स्मेल हो सकती है। स्मेल तो मैंने बता दी, ऑर्डर का मतलब ही होता है स्मेल, ठीक है। इसके बाद चेंज इन स्टेट हो सकता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड बन जाते हैं, लिक्विड से गैस बन जाते हैं, गैस से सॉलिड बन जाएगी, कोई भी जो है स्टेट्स इसमें चेंज हो सकती है। फिर जो है हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। सो दीज आर द चेंजेस विच कैन बी विटनेस्ड while studying a chemical reaction या while a chemical reaction is occurring। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये सारे के सारे चेंजेस या कुछ चेंजेस इनमें से हम उस केमिकल रिएक्शन में देखते हैं। तो जब हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन में, हम लेंगे केमिकल रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द breaking and formation of bonds within the elements of reactants that lead to the formation of new products of different nature। उन प्रोडक्ट्स का नेचर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन, एक जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। किसी भी एक कंपाउंड के अंदर मॉडिफिकेशन होगी, किसी भी एक कंपाउंड के अंदर कोई चेंज आएगी। चेंज कैसे आएगी कि जो एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल के, उनमें रीअरेंजमेंट होगा, रीएडजस्टमेंट होगी, और वो रीएडजस्टमेंट करके नया चीज़ बनाएंगे, और जो नया चीज़ होगा हम उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, और उसका जो नेचर होगा, प्रॉपर्टीज होगी, वो भी डिफरेंट होगी एज दैट ऑफ द, किससे होगी, जो रिएक्टेंट से डिफरेंट होगी। तो इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि जब केमिकल रिएक्शन जो है, हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सपोज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो चीज़ें टर्न हो जाती हैं, चेंज होती हैं, उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो चीज़ नई बनती है हम उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें रिएक्टेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि दिस इज केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, एग्जांपल इसकी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग जो है वो एक केमिकल चेंज है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन जो है बिफोर इट्स बर्निंग द रिबन इज क्लीन्ड विथ सैंड पेपर के साथ इसको क्लीन किया जाता है, ठीक है। जब इसकी क्लीनिंग की जाती है सैंड पेपर के साथ, क्यों की जाती है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो है कुछ रेजिड्यू या अनवांटेड चीज़ें नई जो है वो एडहियर कर गई हूँ या उसके साथ चिपक गई हूँ,
ताकि उसको साफ किया जाए। जब इसको साफ किया जाएगा और साफ करने के बाद जो है इट बर्न्स विद ए डैज़लिंग फ्लेम, बर्न्स विद डैज़लिंग फ्लेम। डैज़लिंग फ्लेम से क्यों बर्न करता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ये इसके जलने को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, इट बर्न विद a dazzling flame and leads to the formation of magnesium oxide। क्या बोलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बनता है and the reaction is oxidation and it burns in presence of oxygen। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो जैसे हम कंबस्शन बोलते हैं उसी तरह से उसका कंबस्शन होता है, लेकिन मैग्नीशियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल है और इसी के कारण मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी के कारण हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे ये बहुत जल्दी जो आग पकड़ लेता है और आग जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो हमें क्या करना चाहिए? इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम आवर आइज। हमें बिल्कुल जितना दूर हो सके वहाँ उतना रखना चाहिए और वहाँ जाके जलाना चाहिए ताकि उसके फ्लेम की वजह से हमारी आंखों पे कोई असर ना पड़े। एक चक्कर दूसरी जो बात होती है कि उसको हमें जो है इससे भी बचाना है कि हमारा कोई हमें बर्न या कुछ ऐसा जो है इंजरी जो बर्निंग इंजरी जो है हमें ना पहुँचे। जब भी उसको हैंडल करना है तो प्रॉपरली हैंडल करना है। तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है तो केमिकल रिएक्शन जो उसके अंदर होती है, मैग्नीशियम को हम Mg बोलते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है तो MgO बनता है। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए वाइट कलर्ड रेजिड्यू। तो ये रेजिड्यू होता है, अगर हमें इसको बैलेंस करना होगा 2 और इसको 2 करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन and leads to the formation of magnesium oxide and along with the emission of heat and light। तो लाइट की भी emission होती है and so this is a good example of chemical reaction which is also in your textbook of 10th class जो आपको रिकमेंड की है उसमें पहले आप देखोगे कि मैग्नीशियम रिबन। अभी आपको ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो हमें उसकी डैज़लिंग फ्लेम आपने बोलना है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ये हाईली रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए ये जल्दी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हीट और लाइट जो है वहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। तो आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, मैग्नीशियम मेटल था, ऑक्सीजन एक गैस थी, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट कलर का रेजिड्यू जो है हमारे पास बन गया। इसीलिए कुछ हमारे पास केमिकल रिएक्शन मैक्सिमम जो है इरिवर्सिबल होती हैं। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से दोबारा हम वो मैग्नीशियम नहीं बना सकेंगे। सपोज आप एक पेज लेते हो कॉपी का, उसको आग लगाओगे तो उसको आग लगेगी, जल जाएगा, रॉक बन जाएगा, फिर दोबारा से उसको आप पेज को मतलब नहीं बना सकोगे, उस रेजिड्यू से उस दोबारा पेज नहीं बना सकोगे। जब हम प्रोडक्ट जो बन जाए उसको वापस ना ला सके अपने ओरिजिनल स्टेट में, सो द रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल बट देयर आर सम केमिकल रिएक्शन व्हिच मे बी रिवर्सिबल जो है व्हिच आर रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, नाउ दूसरा जो है केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन is the shorthand representation of a chemical reaction in term of symbols and formulae of the molecules या हम लिखेंगे एलिमेंट्स participated in the chemical reaction। तो short hand representation of a chemical reaction is called chemical equation।
तो हम केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो उतनी बड़ी स्टेटमेंट ना लिखे जाए, तो हमारे पास जो मैटर है, मैटर को रिप्रेजेंट करेंगे हम सिंबल्स के साथ या फार्मूले के साथ, और उस फार्मूले के साथ लिखने से वो जो बिल्कुल शॉर्टकट, जैसे मैं बताऊंगा कि मैंने बोला कि जो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स ए dazzling flame and leads to the formation of the white residue called magnesium oxide. This is the statement and this is actually the chemical reaction which takes place in actual sense. But हम जब when we represent this statement in a short way या precise way, then हम इसको लिखेंगे कि magnesium plus oxygen is give rise to magnesium oxide. This is the simple and shorthand representation of that reaction, and hence this is the chemical equation. केमिकल इक्वेशन में हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या तो हम जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले, देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, आपको ये देखना, इट इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटिंग या मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन ए प्रिसाइज वे ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. तो हमारे पास बहुत सारी केमिकल इक्वेशन है, तो हम इसमें देखते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन अगर को ऐड करेंगे तो CO2 बन जाएगा, प्लस हीट निकलेगी, प्लस लाइट. दिस इज आल्सो ए केमिकल इक्वेशन. तो हम क्या करते हैं कि केमिकल इक्वेशन में ये देखते हैं कि रिएक्टेंट्स जो है, हम हमारे पास केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या जो स्टेप्स हमें होना चाहिए, ये तो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा. लेकिन केमिकल इक्वेशन जो है क्या होती है ये मैंने आपको बताया. अब देखिए केमिकल इक्वेशन में ये होता है कि कभी कभी जो है हमारे पास कुछ ऐसी केमिकल इक्वेशन है, जैसे मैं बताऊंगा ये क्या है कि यहाँ पे देखोगे अगर इसको स्टडी करोगे, मैग्नीशियम और एक मैग्नीशियम कितना है 1, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है 2. उस साइड अगर करोगे तो मैग्नीशियम कितना है 1 और ऑक्सीजन भी कितना है 1. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल कितने थे, टोटल 3 थे, और यहाँ पे टोटल कितने हुए 2. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे अगर 3 मॉलिक्यूल थे या 3 एलिमेंट्स थे इस रिएक्शन को करने के लिए, तो यहाँ पे आगे 2 ही क्यों रहे. तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ये कोई पता है कि मैटर तो खत्म नहीं हो सकता है, मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. अगर मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो फिर हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे. तो यहाँ पे मैं आपको यही बताऊंगा कि हम इसको बैलेंस केमिकल में लिखेंगे, और फिर अगर जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए केमिकल इक्वेशन आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, देन दैट केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. तो मैं आपको ये सिंपल सी बात बताऊंगा कि इसीलिए जब हम इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस भी किया जाता है, तो इसलिए हमारे पास 2 तरह के केमिकल इक्वेशन होती है, SKELETL स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और हमारे पास होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको हम स्केलेटल की जगह अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है हमारे पास आएंगी. अनबैलेंस में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ the various reactants are not equal to the number of number of elements in products. नंबर ऑफ एटम्स लिख दो, एटम्स क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्केलेटल इक्वेशन में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड आप बोलते हैं दिस इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए केमिकल इक्वेशन आर नेवर may not be equal to the number of total atoms on the right side of a chemical equation. हो भी सकते हैं
ना भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है किसी किसी इक्वेशन में, जैसे देखो C है प्लस O2 है तो इसके आगे CO2 ही है, तो हमारे पास यहाँ पे ये रिएक्शन ही ऐसे है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। वी नीड नॉट टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड equal to the number of atoms on the right side, because already there are equal number of atoms on the both side of the chemical equation, and hence we do not need to place any whole number, ठीक है, before the reactants या before the atoms of the reactants or products। हमें कोई नंबर लगाने की जरूरत नहीं है इसीलिए। लेकिन कभी कभी तो मैग्नीशियम रिबन के केस में मुझे लगाना पड़ा, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और एक मैग्नीशियम और यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, MO2 क्यों नहीं बना, ठीक है। इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि वैलेंसी होती है, वैलेंसी के हिसाब से ही ये जो इनको हम करते हैं। और आपको पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है। इसलिए मैग्नीशियम आप इसको देखोगे, मैग्नीशियम को 2 पॉजिटिव लिखोगे, ऑक्सीजन को 2 नेगेटिव लिखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये सीधा ही जुड़ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो है ये होता है। तो इन दिस वे, जैसे कार्बन की +4 या -4 होती है, उसकी -4 तो 2 ऑक्सीजन की होगी, -2 तो -4 होगी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये जो आपको ये पता होना चाहिए, वैलेंसीज पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऑक्सीजन के नीचे 2 क्यों नहीं लगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड ही क्यों लिखा हमने, तो दिस इज कॉल्ड। अब देखो वी हैव टू मेक दिस बैलेंस्ड बाय प्लेसिंग 2 जो है एज ए होल नंबर जो हमने इसको पहले प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो इन दिस वे आवर जो केमिकल इक्वेशन है इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसी तरह से वाटर का देखोगे, H2 और O करोगे तो क्या बन जाता है H2। जैसे देखो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास H2 + O2, ठीक है, ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा H2O होता है। वाटर का फार्मूला होता है H2O। इसमें क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक का इसकी +1 होती है, ठीक है, एक की वैलेंसी, तो दो की क्या होगी +1 और +1 +2, इसकी क्या होगी -2, तो ये +2 और -2 कैंसिल, तो ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब देखो H2 2 तो 2 4, 2 तो 1 3, लेफ्ट साइड 4 आइटम से, राइट साइड कितने रहे 3। इसका मतलब ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। हमें ये पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो वाटर बनेगा, लेकिन कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन मिलके कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे ये यहाँ से हमें पता नहीं चलता है। इसलिए हम ये बोलेंगे, हम इसको इक्वेट करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे तो 2 × 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम जब ये 2 लगाएंगे हम उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जब नहीं लगाया था तो तब हम इसको बोला था स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस फॉर माय टुडे लेक्चर।